हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लोग लिटरेरी टर्म्स पढ़ रहे हैं। 52 लिटरेरी टर्म अब तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम जो हैं दो लिटरेरी टर्म देखेंगे, डैडेइज्म और डार्क रोमांटिसिज्म। डैडेइज्म क्या है और डार्क रोमांटिसिज्म क्या है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डैडेइज्म डैडेइज्म जो है इसका ओरिजिनेट हुआ था 1915 से 1922 में। जो डैडीज़्म था, जो डैडीज़्म मूवमेंट था, ये 1915 में स्टार्ट हुआ था और 1922 में ये ख़त्म हुआ। और ये जो मूवमेंट हुआ था, इसका कारण क्या रहा था? इसका जो कारण रहा था, एक्चुअली जब फर्स्ट वर्ल्ड वार हो रहा था उस टाइम, तो जब वर्ल्ड वार हुआ था तो उसका जो रिज़ल्ट था, यानी कि उसको मतलब वॉर को होता हुआ लोग देख रहे थे और वॉर के जो डिस्ट्रक्शन थे, वॉर से जो मतलब डिस्ट्रक्शन हो रहा था, उन सबको भी जो है लोग देख रहे थे। तो उसका जो रिज़ल्ट निकला था कि उस वक्त के जो लोग थे वो डिस्पेयर हो गए थे और फ्रस्ट्रेट जो है वो हो गए थे वार से। और जब वर्ल्ड वार आफ्टर वर्ल्ड वार जो था, पीपल बिकेम फिज़िकली, मेंटली, साइकोलॉजिकली वीक। यानी कि वर्ल्ड वार के बाद जो लोग थे वो फिज़िकली, मेंटली और साइकोलॉजिकली जो है वो कमज़ोर हो गए थे, क्योंकि उन्होंने जो है बहुत सारा ब्लड शेड देखा था, डिस्ट्रक्शन देखा था, किलिंग देखी थी, मैसेकर देखा था। यानी कि उन्होंने बहुत ज़्यादा कुछ देख लिया था, हत्याकांड उन्होंने देखे थे, अपने सामने लोगों को मरते हुए उन्होंने देखा था, संपत्ति का जो है डिस्ट्रक्शन होते हुए उन्होंने देखा था, सारे तरफ उन्होंने खून देखा था। तो वो बहुत ज़्यादा मतलब मेंटली बहुत वीक हो गए थे, साइकोलॉजी भी वो बहुत वीक हो गए थे और फिजिकली भी जो है वीक हो गए थे। तो सब लोग जो है डिस्पेयर में चले गए थे, सब लोग एक तरह से होप खो चुके थे उस वक्त। और अब जो है उन्हें आइसोलेट में रहना पसंद था, यानी कि वो अकेले रहना पसंद करते थे। और अकेले रहते रहते ही जो है क्या, वो फ्रस्ट्रेट हो गए थे। यानी कि जब इंसान अकेले रहना स्टार्ट कर देगा तो वो जो है फ्रस्ट्रेशन का शिकार उसे होना ही होना है। तो उस वक्त का जो एटमॉस्फेयर था, उस वक्त जो सोसाइटी में चल रहा था, जो मतलब इस एटमॉस्फेयर में जो भी कुछ हो रहा था, उन सब से लोग बिल्कुल परेशान हो चुके थे। और दूसरा जो कारण रहा है वो रहा है एक ओरिजिनेटेड फ्रॉम ए सेंस ऑफ डिस्गस्ट एंड ए स्पिरिट ऑफ प्रोटेस्ट अगेंस्ट द स्टैटिक एस्टेब्लिशमेंट। अब जो ये स्टैटिक एस्टेब्लिशमेंट है, ये क्या है? स्टैटिक एस्टेब्लिशमेंट होता है यानी कि एक ऐसा एस्टेब्लिशमेंट, ऐसी चीज़ मतलब जो कोई भी चेंज ना करना चाहे, जो जैसा है वैसा ही रहे, उसमें कोई चेंज ना आने दे। तो इस तरह की जो बातें थी, इस तरह के जो एस्टेब्लिशमेंट थे, उन सब से लोग परेशान हो चुके थे और वो उनके खिलाफ प्रोटेस्ट करना चाहते थे, वो कुछ चेंज लाना चाहते थे सोसाइटी में। तो इस वजह से भी जो है ये मूवमेंट आया था। अब ये जो वर्ड है डैडा, डैडा जो है ये एक्सीडेंटली डिस्कवर्ड बाय ह्यूज बेल। ह्यूज बेल ने जो है इसको डिस्कवर किया था और जिसका मतलब होता है वुडन हॉर्स, यानी कि लकड़ी का घोड़ा। और ये आप जो है इसको एक निहिलिस्ट मूवमेंट कह सकते हो, क्योंकि इसके जो फॉलोअर्स थे उनका मानना ये था कि जो मोरलिटी है, जो रिलीजन है और जो रीज़न है, आइडियाज़ है, वो सब यूज़लेस हैं। क्योंकि उन्होंने वर्ल्ड वार देख लिया था। तो वर्ल्ड वार जब उन्होंने देखा था तो उनके मन में ये भावना आ गई थी कि कोई मोरलिटी नहीं है, कोई रिलीजन नहीं है, क्योंकि हर रिलीजन के लोग जो आपस में लड़ रहे हैं, कोई रीज़न नहीं है, बिना बात में आपस में लड़े जा रहे हैं, आइडियाज़ नहीं रहे, कोई विचार नहीं रहे, बस सब लोग जो है आपस में लड़ते जा रहे हैं। तो ये सब जो है यूज़लेस है, ये कुछ भी यूज़फुल नहीं है, इनमें से कुछ भी यूज़फुल नहीं है। और जो ये मूवमेंट था ये एंटी आर्ट था, ये आर्ट के खिलाफ था। और इसके जो पोइट्स थे, यानी कि जो डैडीज मूवमेंट के जो पोइट्स थे, उन्होंने इस तरह के वर्ड्स लिखे थे जो बिल्कुल नॉन सेंसिकल थे, उनमें कोई सेंस ही नहीं थी, बिल्कुल जो है सेंस से वो अलग थे। क्योंकि उनका जो मानना था ना, वो कहते थे कि दे वांटेड इमेजिनेशन टू बी फ्रीड ऑफ द टायरनी ऑफ प्री कॉन्सेप्शन एंड रीज़न। वो चाहते थे कि उनकी जो इमेजिनेशन है, जो उनकी मतलब इमेजिनेशन है, वो फ्री हो, वो स्वतंत्र रहे उस टायरनी से। किस टायरनी से? किसकी टायरनी से? प्री कॉन्सेप्शन की और रीज़न की। यानी कि जो हम प्री कॉन्सेप्ट लगा लेते हैं या कोई जो हम रीज़न लगाते हैं, हम किसी भी काम को जो है कोई रीज़न से करते हैं, कोई रीज़न से जो है कोई वर्क लिखा जाता है, तो इन सब से वो अपने इमेजिनेशन को दूर करना चाहते थे। इसीलिए वो ऐसे वर्ड्स लिखते थे कि उसमें कोई सेंस ही ना हो। अगर उस टाइम के आप वर्क देखेंगे, भले ही वो पोयम हो, वो ड्रामास लिखे गए हों, नॉवल लिखे गए हों, तो वो सभी जो है नॉन सेंसिकल होते थे। और वर्ल्ड वार के बाद ही जो है कॉमेडी ऑफ मीनेंस आया था, यानी कि एब्स्ट्रैक्ट ड्रामा आए थे। ऐसे ड्रामास जिनके कोई सर पैर नहीं होता था, कोई जो है स्टार्टिंग नहीं होती थी, कोई एंडिंग नहीं होती थी। तो इस तरह के जो है नॉन सेंसिकल वर्क उस टाइम लिखे जाने लगे थे।
जो डाडा मैनिफेस्टो था ये 1918 में डिक्लेयर हुआ था, और डाडा पे जो है एक लेक्चर दिया गया था 1922 में, ए डिफेंस ऑफ डाडा, डाडा के डिफेंस में। और उनका जो मानना था, जो डैडिज्म के फॉलोवर्स थे, कि वी ऑल आर इन कोहेरेंट, कि हम तो जो सब है ना, हम सब कोहेरेंट हैं। इनकोहेरेंट, तो इनकोहेरेंट का मतलब होता है बेतुका, ये जिसका कोई मेल ही ना हो, बेमेल, यानी कि हम सब बेतुके हैं, हमारा कोई मेल नहीं है। देयर इज़ नथिंग इम्पोर्टेंट इन दिस वर्ल्ड, और इस संसार में कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है, कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है, सब यूजलेस है। इस संसार में कुछ भी इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं बची है। ह्यूजो बेल्स ने जो है एक वर्क लिखा था जिसका नाम था गेट्जी बेरी बिम्बा, यानी कि एक पोएम लिखी थी ये इन्होंने। और इसके कुछ फॉलोवर्स, यानी कि जो डैडिज्म थे, डैडिज्म के फॉलोवर कौन कौन थे, सबसे पहले तो इसके चीफ स्पोक्समैन की बात करते हैं। जो इस मूवमेंट के चीफ स्पोक्समैन रहे हैं वो जो है एक थ्योरेटिशियन भी थे, उनका नाम था ट्रिस्टन सारा। ट्रिस्टन सारा जो थे वो चीफ स्पोक्समैन थे डैडिज्म के, और वो एक जो है थ्योरेटिशियन भी थे। इसके अलावा जो इसके फॉलोवर्स रहे हैं, लुइस ड्रैगन, एंड्रे ब्रिटन, मैन रे, मैक्स अर्नेस्ट, मार्सेल ड्यूकैम्प, और दो पेंटर रहे हैं, पिकासो और चिरिको। ये जो दो पेंटर थे ये भी जो है इसके फॉलोवर्स रहे हैं। तो डैडिज्म का मतलब जो है यही था, जो बिल्कुल मतलब डेड हो चुका हो, ख़त्म हो चुका हो, उनके लिए जो है संसार में कुछ भी चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं रही थी, सब कुछ जो है यूज़लेस हो गई थी। और डैडिज्म ने ही जो है आगे जाकर सरेलिज्म जो हुआ आया था, सरेलिज्म जो मूवमेंट आया था उसकी नींव डैडिज्म ने ही रखी थी। तो नेक्स्ट है हमारा डार्क रोमांटिसिज्म। रोमांटिसिज्म के बारे में हम सब जानते हैं, रोमांटिक जो एज आई थी उसके बारे में हम सब जानते हैं। रोमांटिक जो पोइट्स होते थे वो जो है नेचर को बहुत प्यार करते थे, नेचर के लिए वो लिखा करते थे। जैसे विलियम वर्ड्सवर्थ की बात करें तो उन्होंने जो है नेचर को एक बहुत ही एक तरह से वरदान के रूप में दिखाया है। हमें मतलब नेचर के प्रति हमें कितना प्यार रखना चाहिए, कितना हमें नेचर को प्यार करना चाहिए, उन्होंने नेचर को एक ब्लेसिंग बताया है हमारी लाइफ में। इसी तरह और भी जो रोमांटिक पोइट्स हुए हैं उन्होंने सभी ने जो है नेचर को बहुत अच्छा दिखाया है। उन्होंने नेचर को एक गॉड के रूप में दिखाया है, एक ब्लेसिंग के रूप में दिखाया है। लेकिन जो डार्क रोमांटिसिज्म थे, जो डार्क रोमांटिशियन थे, यानी कि जो इसके डार्क रोमांटिसिज्म मूवमेंट के जो पोइट थे, उन्होंने नेचर का हमें एक अलग ही रूप दिखाया है। जो डार्क रोमांटिसिज्म है ये एक सब जनरे है रोमांटिसिज्म का, और ये 19th सेंचुरी में आया था, मिड 19th सेंचुरी में। अगर आप रोमांटिक एज की बात करें तो रोमांटिक एज जो है 1798 से स्टार्ट माना जाता है, जब जो है विलियम वर्ड्सवर्थ के लिरिकल बैलेड्स पब्लिश हुई थी। तो 1798 या आप 1800 कुछ भी मान लीजिए, यानी कि 19 सेंचुरी के बिल्कुल स्टार्टिंग में जो है रोमांटिक एज स्टार्ट हो गया था। लेकिन जो डार्क रोमांटिसिज्म था वो मिड 19th सेंचुरी में आया था, यानी कि 19वीं सदी के मिडल में वो आया था। और ये जो है कंसंट्रेटेड था ऑन प्रेजेंटिंग डार्कर साइड ऑफ नेचर एज वेल एज ह्यूमन लाइफ। यानी कि जो रोमांटिक पोइट थे उन्होंने तो जो है नेचर के बहुत ही जो है लाइट साइड को दिखाया है, बहुत ही अच्छा दिखाया है। लेकिन जो डार्क रोमांटिसिज्म के पोइट्स थे उन्होंने नेचर के डार्क साइड को दिखाया है, और ह्यूमन लाइफ की भी जो है उन्होंने डार्कर साइड दिखाई है। इट फोकस्ड ऑन डिस्ट्रक्शन साइड ऑफ नेचर एज वेल एज ह्यूमन लाइफ। उन्होंने क्या दिखाया है, उन्होंने नेचर की से जो डिस्ट्रक्टिव साइड ऑफ नेचर, उन्होंने जो है नेचर की डिस्ट्रक्टिव साइड दिखाई है, और ह्यूमन लाइफ की भी डिस्ट्रक्टिव साइड उन्होंने हमें दिखाई है। हमने नेचर की अच्छी साइड तो देख ली थ्रू रोमांटिक पोइट के। रोमांटिक पोइट जैसे जॉन कीट्स, विलियम वर्ड्सवर्थ ने हमें बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई है नेचर के बारे में, आप ये भी शैले रहे हैं रोमांटिक पोइट। लेकिन जो डार्क रोमांटिसिज्म थे उन्होंने हमें नेचर की डिस्ट्रक्टिव साइड को दिखाया है, और ह्यूमन लाइफ की भी उन्होंने हमें डिस्ट्रक्टिव साइड दिखाई है। उनका कहना ये है कि जो नेचर है ना, कैन बी डिजास्टर्स, वो मतलब जो है डिजास्टर्स हो सकती है और पेनफुल हो सकती है। कब? जब फ्लड आए, जब अर्थक्वेक हो, यानी कि जब अर्थक्वेक हो, फ्लड आए, तब क्या हो सकती है, तब जो है वो जो है डिस्ट्रक्शन बन जाती है, डिज़ास्टर्स बन जाती है। हमें नेचर अच्छी लगती है, नेचर अच्छी है, लेकिन जब नेचर अपने उग्र रूप में आए, क्रोध रूप में आए, रौद्र रूप में आए, तो उस वक्त वो बहुत ही डिज़ास्टर्स हो सकती है, और उससे जो है लोगों को बहुत नुकसान भी होता है। पैसिज्म, डिस्ट्रक्शन, पेन, एगोनी फाउंड इन सच लिटरेचर। और इस तरह के जो लिटरेचर थे उसमें क्या पाया जाता था, उसमें जो है पैसिज्म आपको देखने को मिलेगा, यानी कि निराशावाद देखने को मिलेगी, डिस्ट्रक्शन देखने को मिलेगा, पेन, एगोनी, दुख, दर्द, ये सब जो है आपको डार्क रोमांटिसिज्म में देखने को मिलेगा, जो इस तरह के लिटरेचर है। और अगर इसके मेन ऑथर की बात करें तो इसके मेन ऑथर रहे हैं एडगर एलन
पो, एडगर एलन पो जो है इसके मेन ऑथर रहे हैं। इसके अलावा जो है और भी ऑथर थे, जैसे नैथेनियल हॉथरन थे, हरमन थे और मालविले, जॉर्ज लिपार्ड थे। तो और भी जो है ऑथर रहे हैं डार्क रोमांटिसिज्म के, जिन्होंने जो है डार्क रोमांटिसिज्म के ऊपर लिखा था। लेकिन मेनली जो थे, इनके मेन ऑथर जो थे वो एडगर एलन पो थे। तो ये था डार्क रोमांटिसिज्म, यानी कि डार्क रोमांटिसिज्म जो है रोमांटिक जिज्म से थोड़ा डिफरेंट था। रोमांटिसिज्म में नेचर के अच्छे साइड को दिखाया है, लेकिन डार्क रोमांटिसिज्म में नेचर के जो है डिस्ट्रक्टिव साइड को दिखाया है। और जो डैडाइज्म हमने पढ़ा था, डैडाइज्म में हमने देखा था कि जो डैडाइज्म के जो पोइट्स थे वो बिल्कुल नॉन सेंसिकल जो है वर्स लिखा करते थे, नॉन सेंसिकल जो पोएम्स थी वो लिखा करते थे, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग इस वर्ल्ड में कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। उनके अकॉर्डिंग ये वर्ल्ड बिल्कुल जो है ख़त्म हो चुका है, ख़राब हो चुका है। वर्ल्ड वार जब हुआ तो उन्होंने जो है इंसान के दिमाग को बिल्कुल चेंज करके रख दिया था।